हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की किताब से, जो कि लिविंग साइंस है, और हम करेंगे रत्ना सागर के एडिशन से चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड एनर्जी। देखो, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पहले के 10 चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आप लोग चाहते हो देखना वो साइंस के वो चैप्टर, तो आप लोग सिंपल है, चैप्टर का नाम डालिए अपनी बुक्स में देख के और बाय निधि भटनागर डालिएगा, तो आपको ऑलरेडी आराम से मतलब यूट्यूब पे वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलो जी शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर जो है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके अपनी बुक्स भी ला सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स। In class 4, we read that pushing or pulling an object means we are applying a force on the object। तो हमने क्लास 4 में क्या पढ़ा है कि पुश करने से यानी कि धक्का देने से और पुल यानी कि खींचने से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मीन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उस पर फोर्स। यानी कि जब कोई चीज़, आप किसी चीज़ को अगर धक्का देते हो या किसी चीज़ को आप अपनी तरफ खींचते हो, तो दोनों ही स्थितियों में आप क्या कर रहे हो, आप लगा रहे हो फोर्स। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे वाली पिक्चर्स को अभी हम देख लेते हैं। तो क्या है इन पिक्चर्स में, ये देखिए, ये है इन पिक्चर्स में। पिक्चर्स को देख लेते हैं, फिर आगे का पढ़ लेते हैं। सी हाउ द फोर्स इज बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की गई हैं फोर्स लगा के। मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन ओनली डेली लाइफ इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग। तो मतलब ज़्यादातर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो उसमें पुशिंग यानी कि खींचना होता है, या पुलिंग यानी कि पुशिंग यानी कि धक्का देना है, और पुलिंग यानी कि खींचना होता है। इसी तरीके के काम होते हैं सारे के सारे। जैसे आप बॉल को अगर किक कर रहे हो तो बॉल को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब फोर्स कैन बी यूज टू, फोर्स किस लिए यूज़ कर सकते हैं हम, मूव आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हिल नहीं रहा है, जो अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए, जैसे एक टीवी रखा हुआ है, अगर आपको उसको हटाना है, वो स्टेशनरी पोजीशन में तो अपने आप तो नाच नहीं रहा हो, ठीक है, वो रखा हुआ है। अब उसे स्टेशनरी पोजीशन से अगर मुझे मूव कराना है, कहीं पर ले जाना है, तो ओब्वियसली मुझे उसे उठाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से मुझे फोर्स करने लगानी पड़ेगी। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मान लो कि कोई चीज़ जा रही है, जैसे बॉल ही है, अगर आप बॉल से खेल रहे हो और बॉल जा रही है, तो आपको उसे रोकने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी, स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को और तेज़ मूव कराना है। जैसे कि बॉल जा रही है, आपको और ज़ोर से उसे भगाना है तेज़ी से आगे, तो क्या करोगे, बॉल पे ज़ोर से पैर मारोगे और ज़्यादा फोर्स उस पर लगाओगे। स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसको स्लो डाउन करने के लिए भी, जैसे कि बॉल बहुत तेज़ी से जा रही है, तो अब क्या करोगे, हल्का हल्का अपना पैर लगा के, एक फोर्स लगा के उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्लो डाउन करोगे। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मैं मूविंग ऑब्जेक्ट में अभी बॉल का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वही ले लेते हैं। बॉल जो है राइट साइड में जा रही है, आप किक करो लेफ्ट साइड में भेज सकते हो, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी चीज़ की, जैसे देखो ये मटके की, फोर्स लगा के साइज़ जो है वो और शेप जो है वो उसको चेंज कर रहे हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम। तो टाइप्स क्या होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, पहला फोर्स ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मस्कुलर फोर्स, जिसमें कि हमारी मसल्स काम करती हैं। व्हेन वी पुश, ठीक है, व्हेन वी पुश या पुल और लिफ्ट समथिंग, जब कुछ उठाते भी हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, या फिर हम कोई चीज़ उठाते हैं, तो वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स, यानी कि हमारी मसल्स को वहाँ पर फोर्स लगानी पड़ती है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन टेलीविजन यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस। आपने ज़रूर देखा होगा टीवी में कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो देखा है चंद्रमा वगैरह पे चले गए हैं अभी तक, तो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह तो वो फ्लोट करते हैं, हमारे स्पेस में भी चले गए हैं, तो वो लोग फ्लोट करते हैं, वहाँ पे तैरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो धरती अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग दैम डाउन। तो धरती पर, यहाँ पर ज़मीन पर हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण धरती हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। पेड़ के ऊपर से अगर आम टूटेगा तो वो धरती की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए हम चल पाते हैं। अब स्पेस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, तो लोग जो है वो बस ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया अब आपको? नेक्स्ट बात आ जाओ, नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होते हैं? वाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कोई बॉल होती है जो रोल यानी कि
गोल गोल, जैसे आपने बॉल को किक किया तो वो रोल रोल करके आगे जाती है, तो वो स्टॉप क्यों हो जाती है कुछ देर बाद? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि रोकना, एक ऐसी फोर्स जो चीज़ों को रोकती है। फ्रिक्शनल फोर्स स्लो डाउन कर देती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, एंड वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। वरना आप चलते ही चले जाओगे, रुक ही नहीं पाओगे। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होगी तो आप बस चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, आप रुक नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और फाइनली तो ऑब्वियसली हम रुक ही जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इलास्टिक फोर्स क्या होती है? स्ट्रेच्ड रबर बैंड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। अब वो इलास्टिक फोर्स में क्या होता है, अब आप बालों का रबर बैंड लीजिए मदर का कोई, उसको खींचिए, ठीक है, अब वो खींचेंगे, जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। ये किस कारण होता है? इलास्टिक फोर्स की वजह से होता है। इलास्टिक फोर्स अराइजेज व्हेन अ बॉडी डीफॉर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग, ये देखिए ये इलास्टिक फोर्स लग रही है ना, यहाँ पर देखो इलास्टिक फोर्स का, ये देखो गुलेल से आप लोग कभी खेले हो तो फ्रिक्शनल फोर्स से, ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स का। मस्कुलर फोर्स, बच्चा बैग उठा रहा है तो कौन सी फोर्स लग रही है? और टीचर आपको ये क्वेश्चंस भी इस तरह से दे सकती है कि बच्चे ने बैग कैरी कर रखा है, बताओ वो कौन सी फोर्स लगा रहा है। या आप जो है पेड़ पे से ही जो है वो मैंगो गिरता देखते हैं तो बताइए मैंगो नीचे आ रहा है तो कौन सी फोर्स के कारण आ रहा है। तो इस तरह की फोर्सेस जो है आपको पता होनी चाहिए। आप आ जाओ नेक्स्ट, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज़ ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। तो बहुत ज़्यादा जो मशीन्स होती हैं, भाई मशीन में क्या होता है? मैकेनिज्म ही तो होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सिजर्स यूजेस मैकेनिकल फोर्स, यानी कि अगर आप कैंची की बात करते हो, पेयर ऑफ सिजर्स किसे कहते हैं बेटा? कैंची को। तो हम कोई चीज़ को कट करते हैं उससे, तो जो फोर्स उसके अंदर है वो है हमारी मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट है बायोंट फोर्स इफ़ वी पुश डाउन अ मग। अगर हम एक मग को पुश करते हैं, मग मीन्स मग्गे को, और अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, अगर ब्लॉक जो है लकड़ी का कोई टुकड़ा है फ्लोट कर रहा है पानी में, वी फील एन अपवर्ड थ्रस्ट। अब द अपवर्ड पुश, जो ऊपर की तरफ से पुश लग रहा है ऑफ द वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इज कॉल्ड बायोंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट कहते हैं उसे। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, ये हर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स मतलब ये वाली लगती है। इवन यू व्हेन यू एंटर इन अ स्विमिंग पूल, भैया आप पे भी लगती है, जबकि आप तभी तो आप तैर पाते हो जब आप स्विमिंग पूल में होते हो। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेज लाइक मैग्नेटिक फोर्स भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। तो इनके फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है या फिर मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, इनके बारे में वो कह रहे हैं कि आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल मशीन्स क्या होती हैं कि सिंपल मशीन्स आर टूल्स। सिंपल मशीन्स वो टूल्स होते हैं विच मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर, जो हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान बना देते हैं और काफ़ी फास्ट बना देते हैं। दे हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, ये हमें काफ़ी मदद करते हैं फोर्स को अप्लाई करने में एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, विच कन्वीनियंट माने आसान, ठीक है। विच ईदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या तो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं जो भी फोर्स उनके ऊपर लगाई जाती है, इंक्रीज यानी कि बढ़ा देते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन्स आर्ट्स, कुछ सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल हैं जैसे लिवर। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। लिवर है, अब लिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लिवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, व्हील है, एक्सल है, पुली है और स्क्रू है। अब एक एक करके आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना मेरा अनुमान है क्लास 4 के बच्चों को, वही क्लास 5 के बच्चों को ये पहले से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ से लिवर्स क्या होते हैं? लिवर्स यानी कि कॉमनली यूज्ड टूल होता है ऐसा, जैसे कि सिजर, पिलर्स, स्क्रू ड्राइवर्स या फिर हैमर्स आर लिवर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। हैव यू सीन समवन यूजिंग अ रॉड, कभी आपने देखा है किसी को रॉड को यूज़ करते हुए टू लिफ्ट अ हैवी रॉक, यानी कि पहाड़ जैसे होता है उसमें से रॉक का टुकड़ा ले, मतलब कोई चट्टान ले लो, ठीक है, रॉक मीन्स चट्टान। अब हैवी चट्टान को हटाने के लिए कई बार नीचे गिर नहीं जाते पहाड़ों से पत्थर वगैरह बड़े बड़े, तो लोहे की रॉड से उनको हटाने की कोशिश की जाती है। ही पुशेज वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द रॉक टू बी लिफ्टेड। अब देखो थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं इस तरीके से। ये देखो, मान लो ये गिर गया टुकड़ा, यहाँ से इसके नीचे हल्का सा फंसाएंगे लोहे की रॉड को, फिर इसको हिलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से इसे कोई पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लिवर, ये भी एक लिवर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आ जाओ, स्मॉल स्टोन इज कैप्ट एट अ सपोर्ट, एक छोटा सा पत्थर लगाया जाता है एक सपोर्ट की तरफ, और दी रॉड वेरी क्लोज टू द रॉक, बहुत ही पास रॉक के अंडर द रॉड, रॉड के नीचे की तरफ। ही यूजेज अ डाउनवर्ड फोर्स, वो यूज़ करता है जो भी मतलब इस काम को कर रहा होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है
ऑन दी अदर एंड ऑफ दी रोड, ठीक है। ही यूजेस द डाउनवर्ड फोर्स, वो नीचे की तरफ धक्का मारता है, किस तरफ से, अदर एंड ऑफ द रोड, जो कि उसके हाथ में होती है, दूसरा एंड तो उसी के हाथ में होता है। द रॉड इज लिफ्टेड अपवर्ड्स, अब रॉड जो होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। हियर द रॉड इज अ लीवर, यहाँ पर रॉड जो काम कर रही है वो एक लीवर की तरह कर रही है। द वेट लिफ्टेड बाय अ पर्सन इज अ लोड, जो भी वेट एक पर्सन उठाता है उसे हम लोड कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लोड। द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द पाइवट पॉइंट ऑफ द रॉड वेयर इट टचेज द स्मॉल स्टोन इज फल्क्रम, ये चीज़ें बहुत याद रखने की होती हैं। फल्क्रम क्या होता है, फिर से पढ़ लो, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द पाइवट पॉइंट ऑफ द रॉड वेयर इट टचेज द स्मॉल स्टोन, जहाँ पर वो स्मॉल स्टोन को टच कर रहा है ना, ठीक है, वो होता है फल्क्रम। और द फोर्स यूज्ड इज द एफर्ट, जो फोर्स यूज हो रही है उसे हम बोलते हैं एफर्ट, लगा रहे हैं हम, ठीक है। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ये देखो, एक सेकेंड, ये चीज़ें देख लो भाई। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए सिजर्स कैसा दिखता है, हैमर्स कैसा दिखते हैं। सो फर्स्ट क्लास लीवर एग्जांपल्स हैं ये हमारे, तो ये आपको पता होने चाहिए। पिलर्स क्या होते हैं, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ, लिवर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम। अब लिवर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसके फल्क्रम की पोजीशन के अनुसार, द लोड एंड द एफर्ट के अनुसार, मतलब इन सब चीज़ों फल्क्रम, द लोड एंड द एफर्ट, इनके अनुसार जो हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। व्हेन द फल्क्रम इज इन बिटवीन द रॉड एंड द एफर्ट इट इज़ द फर्स्ट क्लास लिवर। अब फर्स्ट क्लास लिवर में क्या हो रहा है, जब फल्क्रम इज इन बिटवीन द रॉड हो, यानी कि बीच की साइड में। अब आप देखो बीच की साइड में किस किस में दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ये आप देख रहे हो, ये बीच में है फल्क्रम, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सिजर्स में देखिए, यहाँ पर और हैमर्स, ठीक है, यहाँ पर। तो फल्क्रम क्या है, वो बोल रहे हैं कि कहाँ पर होगा इसमें, इन बिटवीन, बीच की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फल्क्रम इज इन बिटवीन द रॉड एंड द एफर्ट इज फर्स्ट एंड द एफर्ट, ठीक है। फल्क्रम इज बिटवीन द लोड, जहाँ पे लोड है और जहाँ पर एफर्ट लगाया जा रहा है उसके बीच में फल्क्रम हो, ठीक है। एफर्ट माने आपके हाथ की तरफ, लोड यानी कि जहाँ पर जिस चीज़ को भी उठाना है, जिस चीज़ को भी कट करना है, तो उसके बीच में होता है, तो फर्स्ट क्लास लिवर कहलाता है। व्हेन द लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, जब लोड बीच में हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में हो तो सेकंड क्लास। अब व्हेन द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, अब एफर्ट ही बीच में से लगाना पड़ रहा हो, फल्क्रम और लोड दोनों अलग अलग साइड्स बनो, तो हम कहलाता है थर्ड क्लास लिवर। अब यहाँ पर देखो थर्ड क्लास लिवर के भी कुछ एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, थर्ड क्लास के एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास के, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकंड क्लास के, अब देखो यहाँ पर पहले हम ये पिक्चर्स ही क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, ये एक ना, यहाँ से अच्छे से तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ जो बंदा उठा रहा है, ये तो है हमारा लोड, ठीक है। यहाँ से आदमी एफर्ट लगा रहा है, और ये जगह, ये जो है, ये हमारा फल्क्रम कहलाता है, जहाँ से ये लगा रहा है ना, ये। अब लोड तो ये वस्तु हो गई एक तरीके से, जिसको ये उठा रहा है, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट बात यहाँ से समझो, ये देखो, ये तो मैंने वाली पिक्चर बताई थी फर्स्ट क्लास वाली, सेकंड क्लास वाली समझ लेते हैं। सेकंड क्लास में क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। बिटवीन द लोड, व्हेन द लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, लोड बीच में हो। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो कचरा जो है वो इसके बीच में है, ठीक है। लोड जो है हमारे बीच में, नट क्रैकर में नट भी हमने बीच में ही रख रखा है, एफर्ट तो हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे बोतल ओपनर है तो यहाँ बीच में से, ठीक है, ये बीच में आ गया एक तरीके से हमारा लोड जो है। अब ये भी समझ में आ गया आपको। अब थर्ड क्लास में वो क्या कह रहे हैं, थर्ड क्लास भी पढ़ लो एक बार। व्हेन द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, तो फल्क्रम और लोड इधर उधर होंगे, हाँ जी। ये देखो यहाँ पर आपको क्लियर दिखा रखा है कि यहाँ पर फल्क्रम और लोड इधर उधर है, और एफर्ट जो लग रहा है वो बीच में से लग रहा है, ठीक है। एफर्ट जो लग रहा है वो बीच में से लग रहा है। अब यहाँ से एफर्ट लगेगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं ऐसी चीज़ें, बट थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। द इंक्लाइंड प्लेन, वॉकिंग अप अ स्लोप, जब आप किसी स्लोप पर चलते हो वो आसान होता है। वॉकिंग अप अ स्लोप इज़ ईजियर देन क्लाइंबिंग अ लैडर, वॉकिंग करना आसान होता है अगर आप सीढ़ी चढ़ें उसके मुकाबले। भाई आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो आपने देखा होगा एक सीढ़ी वाला रास्ता होता है और एक ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन होता है, मतलब एक तरीके से इस तरह से रास्ता बना होता है। ये देखो
एक तो रास्ता ऐसे बना होता है, एक रास्ता बना होता है आपका सीढ़ी वाला। अब सीढ़ी चढ़ना वाकई में ज़्यादा थका देता है, जिस पर आप ऐसे 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 चलते जाते हो, ठीक है। अब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ स्लोप। इंक्लाइंड प्लेन मैंने आपको बना के दिखा दिया, विच मेक्स वर्क ईजियर। तो इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसा स्लोप होता है जिससे हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। व्हेन वर्कर्स हैव टू लोड और अनलोड अ ट्रक, जब वर्कर्स को लोड यानी कि चढ़ाना हो सामान को या फिर अनलोड करना, उतारना हो ट्रक में से सामान को, दे यूज़ अ प्लैंक ऑफ वुड एज एन इंक्लाइंड प्लेन। देख लें कोई यहाँ पर पिक्चर अगर दे रखी हो, नहीं तो फिर मैं बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको कोई पिक्चर नहीं दे रखी है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, रुको, अगर आपको समझ नहीं आएगा, नहीं तो वरना ऐसे रफ लेके चलते हैं। मान लो ये हमारा ट्रक है, अब इसके अंदर ये दरवाज़ा है, इसके अंदर से यहाँ सामान, तो वो इस तरीके से ना एक पटरा समझ लो वो लगा देते हैं, लकड़ी का वुडन का कुछ लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, मान लो बोरा है, बोरा इस पर से लाना ऐसे ऐसे करके आसान होता है, चढ़ाना है तो भी इस पर से ऐसे ऐसे चढ़ के चढ़ाना आसान होता है, तो ये चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ऐसी इंक्लाइन प्लेन। अब इन हॉस्पिटल्स एंड इन सब अदर बिल्डिंग्स में भी इंक्लाइन प्लेन होते ही हैं। आपने देखा होगा स्ट्रेचर से जब किसी को लेके जाते हैं, इंक्लाइन प्लेन से ले जाते हैं आराम से, इनको हम बोलते हैं रैम्स, ठीक है। रैम्स आर प्रोवाइडेड इनटू द स्टेयरकेसेस द हेल्प, एक मिनट, क्या है ये, इन हॉस्पिटल एंड सम अदर बिल्डिंग्स इंक्लाइन प्लेन्स आर कॉल्ड रैम्स। अच्छा, इनको रैम्स बोलते हैं। आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू द स्टेयर केसेस के पास ही होते हैं ये, बिल्कुल। दिस हेल्प्स इन पुशिंग द अप व्हील चेयर। अब देखो पेशेंट्स वगैरह होंगे अस्पताल में तो व्हील चेयर पर उनको ले जाना आसान हो जाएगा। आप सीढ़ी पे तो व्हील चेयर नहीं चला सकते। डिड यू इन्जॉय, कभी आपने इन्जॉय किया राइड्स डाउन अ स्लाइड। अब आपने स्लाइड वाली तो बिल्कुल करी होगी, एक तरीके का इस तरह का झूला नहीं होता, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरह से ऐसे चढ़ जाते हैं और फिर बच्चा यहाँ से ऐसे फिसलता है, ठीक है। तो ये करने वाले झूले की ये बात कर रहे हैं। दिस हेल्प्स इज पुशिंग अ व्हील चेयर। ये तो हो गया था। बट डिड यू इन्जॉय राइड्स डाउन अ स्लाइड व्हेन यू वर यंगर, जब आप छोटे थे। स्लाइड इज एन इंक्लाइन प्लेन। आप तो अभी भी छोटे ही हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं, तो आप अभी भी यूज़ करते होंगे। द पुली, अब पुली के बारे में पढ़ते हैं। अब पुली इज़ अ स्मॉल व्हील। पुली क्या होता है, एक छोटा सा पहिया होता है, विद ग्रूव्स अराउंड इट्स आउटर एजेस। उसके आसपास एजेस पर क्या लगे होते हैं, ग्रूव्स लगे होते हैं। द ग्रूव्स कैन होल्ड अ रोप और इन द पोजीशन। अब क्या होता है, देखो तुमने कुआं देखा है, पहले मैं तुम्हें समझा दूँ वरना तुम बोलोगे कि रीडिंग लग रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, ये कुआं होता है। अब ये कुआं है, इसके अंदर है पानी बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पर भरा हुआ है पानी। अब ये ईंटें बना दी हैं मैंने। अब ये यहाँ पे कुएँ पे इस तरह से एक ना अब पहिया लगा हुआ होता है। अब पहिए से क्या होता है, यहाँ पर बाल्टी रस्सी से बंधी हुई होगी, ठीक है। अब बाल्टी बंधी हुई है। अब जब कोई रस्सी को इस तरह से पुली की मदद से खींचता है, मान लो यहाँ कोई लेडी खड़ी हुई है ये, तो ये गोल गोल ऐसे ये घूमता जाता है, घूमता जाता है और पानी जो है वो ऊपर आता जाता है। ये इधर से खींच रही है तो ये गोल गोल ऐसे घूमेगा। अब जब ये इस तरह से घूमता है तो पानी जो है आसानी से ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। पुली इज़ अ स्मॉल व्हील, तो एक तरीके से गोल चक्कर दिखा दिया मैंने आपको। इसमें ग्रूव्स बने होते हैं अराउंड इट्स आउटर एजेस, ठीक है, बाहर के कोने की तरफ। द ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजीशन, तो रोप की जो पोजीशन है वो आराम से इसको होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, नहीं तो रोप जो है इधर उधर भाग जाएगी हमारी, ठीक है। तो पानी आसानी से हम निकाल ही नहीं पाएंगे, बार बार उसका डायरेक्शन खराब हो जाएगा। अब पुली टुगेदर विद अ चेन, पुली साथ में चेन के या फिर रोप के इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के काम कोई से पानी ही नहीं निकालना है। और भी कई जगह होता है जहाँ नीचे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और खींच के ऊपर लाने हैं तो पुली का यूज़ किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुलीज, 2 टाइप की पुली होती है, एक तो फिक्स्ड पुली होती है, दूसरा मूवेबल पुली होती है। द पुली यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर, वो पुली जो हम पानी को खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉम अ वेल, किसी कुएं से, इज़ अ फिक्स्ड पुली, क्योंकि वो अपनी जगह पर ही रहती है। कुएं में पानी जो है लोग आते हैं वहाँ से निकालते जाते हैं, पुली थोड़ी ना निकाल के ले जाते हैं, तो पुली तो अपनी जगह पर ही रहती है। इट इज़ फिटेड टू सम सपोर्ट, तो वो किसी ना किसी सपोर्ट के द्वारा जो है वो वहाँ पर फिट रहती है। अ रोप इज़ पास्ड ओवर द पुली, एक रोप जो होती है मैंने अभी आपको बना के ही दिखा दिया कि वो उससे पास हो रही होती है ओवर अ पुली। द बकेट इज टाइट, मैंने आपको बताया बाल्टी जो होती है बंधी होती है टू वन एंड, एक अंत पर, मतलब नीचे की तरफ हम लगाएं जो कुएं की साइड है वहाँ पर जो है वो बंधी हुई होती है एक बाल्टी। अ डाउनवर्ड एफर्ट इज अप्लाइड, ऑब्वियसली पानी हमें नीचे से लेना है तो डाउनवर्ड एफर्ट ही हमें लगाना होगा। एट द अदर एंड ऑफ द रोप एंड द बकेट ऑफ द वाटर कैन, सब इस तरीके से पानी जो है भर के हमारे पास ऊपर आ जाता है। फिक्स्ड पुली मेक्स वर्क ईजियर, जो फिक्स्ड पुली होती है हमारे काम को काफ़ी आसान बना देती है। बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इससे क्या होता है डायरेक्शन जो है फोर्स की वो आराम से हम जो है चेंज कर लेते हैं। स्मॉल पुली इज़ ऑल्सो यूज ऑन अ फ्लैग पोल टू होस्ट अ फ्लैग, एक स्मॉल सी पुली लगी हुई होती है फ्लैग पोल पर झंडा फहराने के लिए, फ्लैग को होस्ट करने के लिए। मूवेबल पुली जो होती हैं अलॉन्ग विद द फिक्स्ड पुलीज आर यूज टू लिफ्ट लोड्स, जो मूवेबल पुली होती हैं साथ में, अलॉन्ग विद मतलब साथ में, फिक्स्ड पुलीज के साथ में यूज़ की जाती है लिफ्ट करने के लिए लोड्स को, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं अब हम
द व्हील एंड एक्सल, वी नो, हम जानते हैं दैट पुशिंग अ लोड ऑन व्हील्स इज ईजियर दैन कैरिंग इट, कि पुश करना, धक्का देना लोड को ज़्यादा आसान होता है व्हील पर, ऑन व्हील इज ईजियर दैन कैरिंग इट। इसको भाई अगर हम हाथ में उठा के लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको ज़्यादा मुश्किल होगी, हमें ज़्यादा वजन उठाना पड़ेगा। अब आपने कभी बैग देखे हैं जिसके अंदर पहिया आने लगा है, अब आप देखो व्हील पर चलाना उस बैग को आसान होता है, अब आप कंधे पे ला दोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ सिंपल मशीन, मगर हम ये नहीं कह सकते कि जो व्हील है वो अपने आप में एक सिंपल मशीन है। इट बिकम्स वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सल इज अटैच्ड टू इट। हम ठीक है, हम तभी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से जब उसके अंदर लगी हुई है कोई रॉड या फिर एक्सल अटैच हो। अ व्हील विद अ रॉड, व्हील जो होती है रॉड के साथ अटैच्ड टू इट इज़ नोन एज अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। ये क्या कहलाता है? व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। ध्यान रखना है इस चीज़ का, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट्स आर यूज्ड इन मोस्ट बिग मशीन्स। काफ़ी सारी बिग मशीन्स में इनको यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट अबाउट द व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, पता लगाओ व्हील और एक्सल अरेंजमेंट के बारे में। यूज इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, स्विंग मशीन में यूज़ होते हैं, एग बीटर में लगा हुआ होता है और साइकिल्स में लगे होते हैं। अब स्क्रू के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्रू इज़ अ सिंपल मशीन, स्क्रू जो होता है वो एक साधारण सी मशीन होती है जो यूज़ की जाती है टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर, चीज़ों को कस के पकड़ने के लिए। वाई इज़ ए स्क्रू बेटर देन अ नेल, स्क्रू क्यों बेटर होता है एक नेल यानी कि कील से बेटर स्क्रू क्यों होता है? ठीक है, वेन वी जॉइन थिंग्स, जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, विद ए स्क्रू दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू आ लॉन्गर डिस्टेंस, वो एक दूसरे से एक तरीके से नज़दीक रहते हैं, हेल्ड टुगेदर थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस तक, एंड दस कैन नॉट बी फोर्स्ड अपार्ट ईजीली। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ क्या होता है? वेन वी जॉइन थिंग्स, जब हम चीज़ों को जोड़ देते हैं, विद अ नेल यानी कि नेल से, कील से, दे आर हेल्ड टुगेदर ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन अगर आप पेच से, स्क्रू से कोई चीज़ टाइट कर देते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक टिका रहता है। दैट इज़ टू द लेंथ ऑफ द नेल। नेक्स्ट आ जाओ, बिगर स्क्रूज कॉल्ड स्क्रू जैक्स आर यूज टू लिफ्ट कार्स और अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स। कभी आपने देखा है आपके पापा का पहिया जो है कार का पंचर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं और उठाने के बाद क्या करते हैं, फिर वहाँ आराम से जो है वो जैक लगाने के बाद वो लिफ्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी कार को, और नीचे से पहिया वगैरह वो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम आता है। आप आ जाओ हैव, ये जो है ये एक्टिविटी है, चलो पढ़ ही लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक आपको कागज़ लेना है, फिर क्या करना है, कट आउट द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल काट लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होते हैं ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह के, जिसमें कि ये वाला एंड जो है वो स्टैंडिंग लाइन होती है। राइट एंगल ट्राइंगल काट लिए, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, वो जो है वो बिल्कुल लॉन्गेस्ट साइड होगी। रैप द एजेस अराउंड द राइट एंगल ट्राइंगल, कलर द एजेस अपोजिट टू द राइट एंगल। अब आपको कलर करना है उन किनारों को जो अपोजिट है राइट एंगल के। ठीक है, तो अपोजिट वाली साइड आपको करनी है। दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। समझा दूँ आपको लॉन्गेस्ट साइड इसमें से कौन सी है, जरा बता देती हूँ आपको। देखो बेटा, ये तो राइट एंगल बन रहा है, इस वाली लाइन पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये वाली लाइन जो होती है लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, मैथ्स पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा आपने कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो जाता है इसके स्क्वायर के, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा मगर छोटा सा समझ लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि सबसे लंबी लाइन होती है। ये वाली लाइन सबसे लंबी लाइन होती है इसमें। अब आ जाओ, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। रैप करना है एज को यानी कि किनारों को अराउंड द पेंसिल। द कलर्ड इंक्लाइंड एजेस फॉर्म द एजेस ऑफ अ स्क्रू, एक तरीके से स्क्रू का एजेस किनारे वो फॉर्म कर देते हैं। दिस प्रूव्स दैट अ स्क्रू इज इंक्लाइंड प्लेन, तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा जो स्क्रू होता है एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही होता है। एक्टिविटी करोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दैट यू नोटिस द स्क्रूज यूज्ड इन रिवॉल्विंग स्टूल्स, आपने नोटिस करोगे कि स्क्रू को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, स्टूल्स के लिए, रिवॉल्व कराने के लिए, घुमाने के लिए, चेयर को घुमाने के लिए। इट स्टब्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, कैन यू थिंक ऑफ अ बिग मशीन, आप सॉरी ईयर स्टब्स, ईयर स्टड्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, कैन यू थिंक ऑफ अ बिग मशीन, क्या आप सोच सकते हो किसी बड़ी मशीन के बारे में इन विच स्क्रू इज़ नॉट यूज्ड, जिसमें कि स्क्रू का यूज़ नहीं किया गया हो। ऑल बिग मशीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ सिंपल मशीन, जितनी भी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, जैसे कार होगी, फ्रिज होगी, ये भी तो मशीनें ही हैं, ये सारी की सारी कह रहे हैं वो जितनी भी बिग मशीन्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती है सम ऑफ सिंपल मशीन्स। ठीक है, उनके अंदर लगी होती है सिंपल सिंपल सी मशीनें। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ possessed by an object due to
इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोजेस यानी कि रखती है बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा, मानी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके पास, ऑब्जेक्ट के पास होती है, किस वजह से, मोशन की वजह से और ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ईदर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ मोशन, जहाँ पर कोई चीज़ चल रही हो, मोशन में हो, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि होती है स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन। अब मूविंग कार जो होती है पजेसेस रखती है मैकेनिकल एनर्जी, भाई कार मूव कर रही है किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, समझ रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, और मोशन अगर कहीं है तो कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार बोल रहे हैं ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ड्रॉन बो पोजेस मैकेनिकल एनर्जी यूज टू इज स्ट्रेच पोजीशन। अब जो आप देखो धनुष बाण देखा है, श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण देखा है, तो उसमें क्या होता है, इलास्टिक लगी हुई होती है ना, ऐसे धागा सा होता है जो इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, खींचते हैं पीछे को तीर को और फिर धागे से, मतलब पहले आगे की तरफ करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर क्या होती है, एक आ गया ना ड्रॉन बो पोजेस को होती है मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से, स्ट्रेच्ड मतलब खींची गई पोजीशन की वजह से, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, सोलर एनर्जी, सन से आने वाली एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकॉज इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। भाई देखो कोई पॉल्यूशन इससे नहीं होता है इस एनर्जी से। व्हेन वी हैंग आउट क्लोथ्स टू ड्राई इन सन, जब हम टांग देते हैं कपड़ों को सूरज की रोशनी में सूखने के लिए, वी यूज़ द एनर्जी ऑफ द सन। तो भाई ये क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि सन अपनी एक एनर्जी दे रहा है इन्हें, और इससे क्या होता है, ये जो है कपड़े हमारे सूख जाते हैं। सिमिलरली सोलर पैनल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन से आने वाली एनर्जी को, जिसकी वजह से हमें प्रोवाइड होती है हीट, किस चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप आ जाओ जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। तो जियोथर्मल शब्द कहाँ से आया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी कि धरती, एंड थर्म का अर्थ होता है हीट यानी कि गर्मी। सो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ, यानी कि धरती के अंदर की गर्मी। ठीक है, अब वी कैन यूज़ द स्टीम और हॉट वाटर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। हम यूज़ कर सकते हैं भाप या फिर गर्म पानी जो प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द अर्थ टू हीट बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए और जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ये वापस से बनाई जा सकती है। आपने यूज़ कर लिया फिर से इसको बनाया जा सकता है, बिकॉज द वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय अ रेनफॉल। पानी जो होता है रिप्लेनिश हो जाता है वापस से रेनफॉल के द्वारा। ठीक है, वापस से आता है, एंड हीट इज कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर प्रोड्यूस हो जा रही है इनसाइड दैट। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, पानी वापस आए जा रहा है, तो जियोथर्मल एनर्जी तो प्रोड्यूस आराम से हो ही जाएगी। पानी चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब आ जाओ विंड एनर्जी, हवा से मिलने वाली एनर्जी। विंड एनर्जी इज प्लेंटीफुल, रिन्यूएबल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग। जो विंड एनर्जी होती है प्लेंटीफुल यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, दूसरा रिन्यूएबल है, यानी कि आप विंड को यूज़ कर रहे हो तो वापस से आती है ना, हवा तो चलती ही रहती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, काफ़ी ज़्यादा सब जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। हवा तो क्लीन भी होती है और नॉन पॉल्यूटिंग भी होती है, हवा से कोई पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा। सो देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड बाय एक्सपर्ट्स टू बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो अपने आप ही हो गई है। हवा है तो विंड एनर्जी जो है काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसके अंदर कोई धुआं नहीं निकल रहा, हमने ऐसी कोई चीज़ पॉल्यूट करने वाली इसमें यूज़ ही नहीं करी है। देन मेनी अदर एनर्जी रिसोर्सेज के से अगर कंपेयर करें तो विंड एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। विंड पावर इज़ अ कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी। विंड पावर जो होती है कन्वर्जन होती है, जिससे कि हम विंड एनर्जी बना लेते हैं इनटू अ यूजफुल फॉर्म। फिर हम उस विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरह, यूज़ विंड टर्बाइंस की तरह। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ देखो एक सेकंड, यहाँ पर एक एक करके चेक करते हैं क्या बताया ये। बर्निंग कोल गिव्स हीट, अगर कोयला जलता है तो आपको हीट यानी कि गर्मी देता है। तो इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है फिर, एंड लाइट एनर्जी हमें देता है। ठीक है, बर्निंग अगर हो रहा है, कोयले का अगर जल रहा है तो एक तो गर्मी मिलेगी और दूसरा आपको कोयले के जलने से रोशनी भी निकलती है तो लाइट एनर्जी मिलेगी। एक बल्ब जो है रन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक बल्ब जो जलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही चलता है, बिजली से चलता है ना बल्ब। तो अब फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो पंखा चलता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल पाता है। विंड एनर्जी इज़ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये विंड एनर्जी के बारे में दिखा रखा है यहाँ पर आपको। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग तो होती है ये। सोलर पैनल एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी ऑफ द सन।
सन को। देखो सोलर पैनल इस तरह से लगे होते हैं, ये सन की एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर ये काफ़ी ज़्यादा बिजली बनाने के बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। एक ड्रॉन बो देख रहे हो, तीर कमान एक तरीके से ये धनुष बाण लेके बैठा है, पोजेस है पोटेंशियल एनर्जी। अब रनिंग कार जो है उसके अंदर क्योंकि मूवेबल है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें लगाई जा रही है। अब आ जाओ हाइड्रो पावर वाटर एनर्जी क्या है ये। ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर इज़ द मोस्ट ऑफन यूज। हाइड्रो पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर हम देखें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हाइड्रो पावर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा पुरानी सोर्स है एनर्जी का। इट वॉज यूज, ये यूज़ की जाती थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले, टू टर्न पैडल व्हील टू ग्राइंड ग्रेन। एक पैडल व्हील जो होता था उसको घुमाया जाता था उसको ग्रेन को पीसने के लिए, ठीक है, आटा वाटा पीसने के लिए, चक्की टाइप समझ लो। बिकॉज द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर इज़ वाटर, क्योंकि हाइड्रो पावर का सोर्स क्या है, वाटर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मस्ट बी लोकेटेड ऑन अ वाटर सोर्सेस। भाई जैसे नदी वगैरह होगी तो वाटर सोर्सेस पे ही तो लगेंगे हाइड्रो, भाई पानी तो चाहिए ना इनको, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ लगेंगे, पानी के पास लगेंगे, लोकेट होंगे वहीं पर ही। अब आ जाओ हीट एनर्जी क्या होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, भाई हीट भी, गर्मी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। वी यूज़ इट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम इसका यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक वार्मिंग अवर होम, अपने घर को गर्म करने के लिए, कुकिंग अवर फूड, अपने फूड को कुक करने के लिए। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स, जो ज़्यादातर एनर्जी फ्यूल जो आती है हीट एनर्जी वो कहाँ से आती है, बर्निंग फ्यूल्स, या लाइक कोल के जलने से, कैरोसिन के जलने से, पेट्रोल के जलने से, इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लाइट एनर्जी इज़ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस, ये एक नेचर का तरीका है, प्रकृति का तरीका है कि वो ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ तक भेजते हैं उस एनर्जी को स्पेस से। सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर, देखो सन से हमें मिलती है, बल्ब से भी मिलती है, ट्यूबलाइट से मिलती है, बर्निंग कैंडल से भी मिलती है। सन से मिलने वाली को हम बोलेंगे नेचुरल, लेकिन बल्ब, ट्यूबलाइट और बर्निंग कैंडल जो है वो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, ठीक है। सोर्सेज जो हैं, साउंड एनर्जी, साउंड इज़ अ वाइब्रेशन, साउंड एक वाइब्रेशन है जो ट्रांसमिट होती है थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि पास हो जाती है सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से। साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन अ फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस टू वाइब्रेट, जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, तरीके से फोर्स लगती है उस कारण से कोई चीज़ वाइब्रेट होती है। सम सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी यूज म्यूजिक सिस्टम, भाई यहाँ से साउंड निकलती है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, रेडियो से निकलती है, भाई साउंड तो हमारे मुंह से भी निकलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है एक मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव होते हैं एक वायर के द्वारा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आपके घर में बिजली आती है तो तार खींचे हुए हैं तभी तो बिजली आती है ना यहाँ तक, फिर आपने अपने घर में तार खिंचवा रखे हैं अलग अलग जगह जहाँ पे फ़ैन का तार जा रहा है, तो फिर वहाँ से आप स्विच ऑन करते हो तो फ़ैन चल पड़ता है, तो इस तरीके से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेज दैट वी यूज़ दीज डेज, लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गए, फ़ैन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ से चलती हैं, भाई बिजली से तो चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे लॉ के बारे में, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जस्ट चेंजेस, एनर्जी केवल बदली जा सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, टोटल एनर्जी को आप ये नहीं कह सकते किसी भी ऑब्जेक्ट की कि हम पूरा तरह से उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं या हम पूरी तरह से उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने आपका ख़त्म करा दिया है, बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों को पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 मिल नहीं रहा है। मिलेगा कैसे, मैं आपको आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपको जो भी चैप्टर मेरा देखना है, आप सिंपल है चैप्टर का नाम डालिए और बाय फ्री एजुकेशन, सॉरी बाय निधि भटनागर डाल के देखिए, अब मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। नहीं तो पूरा चैनल का नाम डाल दीजिए ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर और चैप्टर का नाम डाल दीजिए, तो फिर आपको वो चैप्टर आराम से मिल जाएंगे। या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर अपलोड्स में जाइए, अपलोड्स में जब आप जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर दिखाई दे जाएंगे जो भी मैंने बनाए होंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और बच्चे कहते हैं मैम अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल आपको बता रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वीडियोज़ में जाइए या फिर अपलोड्स में जाइए। अपलोड्स में जब आप जाएंगे तो सारी वीडियोज़ जो है वो आपके सामने आ जाएंगी जो भी मैंने बनाई हैं, चाहे वो क्लास 5 की हो चाहे वो क्लास
6 की हूँ। तो चलिए बच्चे, यहाँ पर फिनिश होता है ये चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ ज़रूर करके जाइएगा, जाने से पहले कर दो छोटी सी हेल्प बहुत सारे और बच्चों की। ये चैनल जितना ज़्यादा आप आगे शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम सब मिलकर हेल्प कर सकते हैं। मैं पढ़ा कर हेल्प कर सकती हूँ, आप शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। तो चलो करते हैं मिलकर सोसाइटी की मदद। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।